21 जुलाई को एक मूवी आने वाली है, लगभग आज से 5-6 दिन बाद। मूवी का नाम है अजमेर 92 और ये मूवी बनी है देश के सबसे बड़े स्कैंडल पर। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, देश का सबसे बड़ा स्कैंडल, और जिसके बारे में हो सकता है आपको पता तक ना हो, क्योंकि इस स्कैंडल को बड़ी ही चालाकी से दबा दिया गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि इस मूवी का कल परसों टीजर रिलीज हुआ था, किसी भी बड़े रिव्यूअर ने इसका रिव्यू तक नहीं किया। अब किसी बड़े रिव्यूअर ने इसका रिव्यू हो सकता है इसलिए नहीं किया हो क्योंकि इस मूवी का कोई ज्यादा शोर शराबा नहीं है, इस मूवी में कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं है, और जिस मूवी का ज्यादा शोर शराबा नहीं होता है उसके रिव्यू वीडियो पर बहुत ही कम व्यूज आते हैं। अब बड़े रिव्यूअर्स ने रिव्यू नहीं किया इस डर की वजह से कि व्यूज कम आएंगे। मेरा चैनल तो पहले से ही नया है, मेरे तो 100-200 व्यूज क्रॉस कर लें वही बहुत है। लेकिन ये मूवी और ये टीजर दोस्तों रिव्यू डिजर्व करता है, और वो डिजर्व इसलिए करता है क्योंकि दोस्तों मैं साफ कह दूं, मैं केरला स्टोरी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्होंने एक हाई हल्ला मचाने के लिए पब्लिसिटी स्टंट किया था 32,000 का फेक नंबर देके अपने टीजर में। लेकिन अजमेर 92 के मेकर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो अपना पूरा काम ईमानदारी से कर रहे हैं। इसी वजह से मैं अजमेर 92 को फुल सपोर्ट करूंगा। टीजर का रिव्यू तो करेंगे ही, लेकिन पहले ये जान लो कि मूवी की कहानी क्या होने वाली है और क्या हुआ था अजमेर में 1992 में, जिसके ऊपर एक पूरी फिल्म बन रही है, और मैं उसको सबसे बड़ा स्कैंडल बोल रहा हूं देश का। ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा दोस्तों, कुछ ही मिनटों में आपको एक कहानी बता दूंगा। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि मैं कुछ शब्द वीडियो में नहीं बोलूंगा, जैसे आप समझो कि मैं स्कैंडल के पीछे कुछ बोलना चाह रहा हूं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि यूट्यूब से ही वीडियो फिर उड़ जाएगी। तो आप थोड़ा समझ जाना, मैं आपको वैसे समझा दूंगा बिना बोले ही। अब चलो देश के सबसे बड़े स्कैंडल की थोड़ी सी कहानी सुना देता हूं। दोस्तों बात है राजस्थान के अजमेर शहर की, और साल था 1989 जब ये स्कैंडल स्टार्ट हुआ था। 1989 से लेकर 1992 तक ये पूरा कांड चला, और इन 3 सालों में लगभग 250 लड़कियों के साथ बहुत ही गलत काम हुआ। देखो भाई, बिल्कुल सटीक नंबर तो किसी के पास नहीं है। कोई बोलता है कि 1000 लड़कियों के साथ हुआ था, कोई बोलता है कि 1000 से भी ज्यादा थी, और कोई बोलता है 250 के साथ हुआ था। तो हम तो 250 मानकर चलते हैं, क्योंकि 250 मैंने कई सारे न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स में देखा है। अब दोस्तों इन 250 लड़कियों के साथ पता है क्या हुआ था? बार बार और सामूहिक गलत काम। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। और इस पूरे कांड का एक मास्टरमाइंड था जो कि अजमेर दरगाह शरीफ के खादिमों के परिवार का था। आपने कई बार नाम सुना होगा अजमेर दरगाह शरीफ का। उस दरगाह के जो केयर टेकर हैं, जो कि दरगाह की देखभाल मतलब पूरा कामकाज संभालते हैं, उनके परिवार वाले इस कांड में शामिल थे, और वही दोस्तों मास्टरमाइंड थे इसके। उनका नाम था फारूक और नफीस चिश्ती। कई और भी लोग इस कांड में शामिल थे, लेकिन मास्टरमाइंड क्योंकि इसका मुस्लिम था तो ये एक हिंदू मुस्लिम मुद्दा भी बन सकता था। अब क्योंकि दोस्तों ये फारूक और नाफिस चिश्ती अजमेर दरगाह के खादिमों के परिवार के थे, तो इनको ख्वाजा का वंशज माना जाता है। इसी वजह से दोस्तों इनकी बहुत ही ज्यादा इज्जत है उस एरिया में, और दरगाह की वजह से दोस्तों ये फेमस भी है। इज्जत तो है ही, और पावर भी है, और पैसा भी है। इसी हराम के पैसों से दोस्तों इनकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई कि इन्होंने सोफिया स्कूल की किसी एक लड़की को स्टार्टिंग में फंसाया, उस एक लड़की के साथ गलत काम किया और उसकी फोटोज खींच ली। अब उस लड़की को कहा कि तुम अगर अपनी कोई फ्रेंड को नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारी ये फोटोज पूरे इलाके में फैला दूंगा। समझ रहे हो आप? जिस लड़की के साथ गलत काम किया है उस लड़की से फारूक चिश्ती कह रहा है कि तुम अपनी किसी दोस्त को मेरे पास लाओ, उसके साथ भी गलत काम करूंगा, अगर तुम नहीं लाई तो मैं तुम्हारी ये फोटो चारों तरफ फैला दूंगा। अब ये फोटो चारों तरफ ना फैल जाए, इसी डर की वजह से पहली शिकार हुई लड़की किसी और लड़की को लेके आती है फारूक चिश्ती के पास। अब फारूक चिश्ती और उसके साथ वाले उस लड़की के साथ भी गलत काम करते हैं और उसकी भी फोटो खींच लेते हैं। अब जिस दूसरी लड़की के साथ ये गलत काम हुआ है उससे दोस्तों फारूक चिश्ती कहता है कि तुम अपनी किसी तीसरी फ्रेंड को लेके आओ, वरना मैं तुम्हारी फोटोज चारों तरफ फैला दूंगा। अब फोटोज चारों तरफ ना फैल जाएं, इसी वजह से दूसरी लड़की तीसरी लड़की को लेके आती है। अब फारूक चिश्ती और उसके साथ वाले उस तीसरी लड़की के साथ भी वही सेम काम करते हैं जो उन्होंने पहले वाली 2 लड़कियों के साथ किया था, और उसको भी सेम वही तरीके से ब्लैकमेल करते हैं फोटोज खींचकर जो उन्होंने पहले किया था, और उससे कहते हैं कि अब तुम तुम्हारी किसी चौथी फ्रेंड को लेके आओ, और वो अपनी चौथी फ्रेंड को ले आती है इस डर की वजह से कि मेरे फोटोज चारों तरफ ना फैल जाएं। और ऐसा ही सेम करते करते दोस्तों ये नंबर 250 तक पहुंच गया। लेकिन इस पूरे मामले में एक ट्विस्ट है बहुत बड़ा। अब 1989 में ये पूरा कांड स्टार्ट हुआ, 1992 तक चला, लेकिन जो ये फोटो खींचते थे दोस्तों उस वक्त ये तुरंत नहीं निकलती थी। इनको स्टूडियो में या फिर लैब में क्या बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं, वहां दिया जाता था, वो निकाल कर देते थे फिर फारूक चिश्ती को। और ऐसा ही सेम हर जगह होता था क्योंकि फोटोज निकलते नहीं थे उस वक्त। अब फारूक चिश्ती जिस बंदे को ये देता था निकालने के लिए उसका नाम था पुरुषोत्तम। वो इनके नेगेटिव्स निकाल कर फारूक को देता और फारूक फिर ब्लैकमेल करता। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अब फारूक के साथ साथ पुरुषोत्तम ने भी ये काम स्टार्ट कर दिया था। उसके पास क्योंकि इसके नेगेटिव्स थे तो वो भी उन लड़कियों को ढूंढता था जिसकी फोटोज उसके पास हैं, और उन लड़कियों को उसकी फोटोज दिखाकर ब्लैकमेल करता था कि तुम मेरे साथ अब आ जाओ, तुम्हारे साथ गलत काम करूंगा, अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारी फोटोज चारों तरफ वायरल कर दूंगा। तो फारूक तो ये कांड कर ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ पुरुषोत्तम भी करने लग गया
था। इसी वजह से दोस्तों ये कांड बहुत ही बड़ा हो गया था और कई जानकार बताते हैं कि लड़कियों का नंबर जिनके साथ ये गलत काम हुआ है वो इतना बड़ा था कि कोई इसकी गिनती भी नहीं कर सकता। हो सकता है कि ये नंबर 1000 पार कर गया हो। अखबारों में तो सिर्फ 250 छप रहा है, लेकिन आप सोचो कि ये पूरा कांड 3 साल चला और 2 लोगों ने किया तो ये नंबर कितना बड़ा हो गया होगा। और ऐसा भी नहीं है कि अपनी अगली फ्रेंड को लेने के बाद वो पुरानी वाली लड़की को ब्लैकमेल नहीं करते थे। वो दोस्तों नई फ्रेंड ला भी देती थी तो भी उनके साथ कई बार गलत काम होता था। उनको वो छोड़ते नहीं थे, उल्टा और ज्यादा फंसा लेते थे। ये कांड इतना बड़ा हो गया था कि ये सोफिया से स्टार्ट हुआ था और सावित्री स्कूल तक पहुंच गया था। ये दोनों ही दोस्तों स्कूल अजमेर में बहुत नामी स्कूल हैं। अब मैं जो आपको अगली बात बताऊंगा हो सकता है आपको उस पर विश्वास ना हो, तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसको चेक कर लेना। और वो बात कुछ ऐसी है कि जिन लड़कियों के साथ ये कांड हुआ था वो लड़कियां IAS, IPS, जज और बड़े बिजनेसमैनों की लड़कियां थी, क्योंकि जो ये सोफिया स्कूल था इसमें अमीरों की लड़कियां ही पढ़ती थी और उन्हीं लड़कियों को इस फारूक चिश्ती ने अपना शिकार बनाया था। हाँ, इन लड़कियों में कुछ गरीबों की लड़कियां भी थी, लेकिन ज्यादातर लड़कियां अमीर घरों से ही थी। अब आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूंगा और सब्सक्राइब के लिए ही तो बोल रहा हूँ, आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो कर दो ना। और वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिले तो शेयर भी कर देना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये स्कैंडल और भी बड़ा हो सकता था और पता नहीं कितने सालों तक ये स्कैंडल चलता अगर उस वक्त अखबार नहीं होते तो। मोबाइल तो कुछ थे नहीं, लेकिन अखबार थे। और हुआ कुछ ये कि जो लैब वाला पुरुषोत्तम था ये वही पुरुषोत्तम है जो मैंने पहले बताया, जो फोटोज की कॉपी निकालता था या फिर नेगेटिव्स निकालता था। उसके लैब से ये फोटोज लीक हो गई और ये फोटो किसी अखबार वाले के पास पहुंच गई और उस अखबार वाले ने ये फोटोज ब्लर करके अपने अखबार में छाप दी। सबसे पहले ये खुलासा हुआ था दैनिक नवज्योति में या फिर दैनिक भास्कर में, लेकिन ये फोटो क्योंकि ब्लर करके छपी थी तो कोई ज्यादा बड़ा हंगामा हुआ नहीं। इसी की वजह से उस पत्रकार ने अगली बार तो बिना ब्लर करके ये फोटो छाप दी जिसमें उन लड़कियों की साफ फोटोज दिख रही थी अखबार में। और जब ये अखबार दोस्तों लोगों तक पहुंचे पूरा अजमेर बंद हो गया, अजमेर में दंगे भड़क गए और सोफिया और सावित्री स्कूल की लड़कियों ने मास सुसाइड किए। मतलब कई सारी लड़कियों ने एक साथ सुसाइड किए। इसी प्रेशर में आके सरकार ने एक्शन लिया, लेकिन वो एक्शन दोस्तों आज के समय 0 है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आप आगे जान जाओगे। तो यही कारण था कि ये स्कैंडल 1992 में थम गया। अगर अखबार या फिर मीडिया में ये नहीं छपता तो ये स्कैंडल पता नहीं कितने साल तक चलता और कितनी लड़कियां शिकार बनती। तो ये तो पूरी कहानी थी। अब दोस्तों रिव्यूअर होने के नाते और आप ऑडियंस होने के नाते हमारी ये डिमांड होनी चाहिए या फिर हमारी सोच ये होनी चाहिए और यही हम चाहने चाहिए कि मूवी रियलिटी दिखाए। रियलिटी हमारे सिस्टम की, रियलिटी हमारे जुडिशियल सिस्टम की, पुलिस की रियलिटी, पॉलिटिक्स की रियलिटी। क्योंकि इतना बड़ा स्कैंडल जिसके बारे में सब जानते थे लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लिया गया, अखबार में छपा, प्रेशर में आके तब एक्शन लिया गया। इसी रियलिटी को ये मूवी दिखाए, ना कि हिंदू मुस्लिम के एंगल से ये मूवी हमें स्टोरी दिखाए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का तो कोई मामला है ही नहीं इसमें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गलत काम फारूक ने किया था तो पुरुषोत्तम ने भी किया था। हाँ, ये बात है कि मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती ही था, लेकिन दोस्तों इस स्कैंडल में शिकार मुस्लिम लड़कियां भी हुई थी। फारूक चिश्ती को और उसके साथियों को कोई मतलब नहीं था धर्म से, उनको सिर्फ लड़कियां चाहिए थी, चाहे लूली हो, लंगड़ी हो, कैसी भी हो, कोई भी धर्म की हो, कोई भी जाति की हो। इसी वजह से कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है इस पूरी कहानी में। स्टोरी हमें दिखाए हमारे सोसाइटी की डार्क रियलिटी, और वो रियलिटी ये है कि आज के समय जो फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती जो उसके मास्टरमाइंड थे वो खुलेआम अजमेर में घूम रहे हैं। वो ख्वाजा के वंशज हैं। इसी वजह से दोस्तों जो लोग बाग दरगाह में आते हैं प्रार्थना करने या फिर जो कुछ भी मुस्लिम करते हैं वो करने, तो वो फारूक चिश्ती के और नफीस चिश्ती के हाथों को चूमते हैं, भगवान के बाद का दर्जा देते हैं उनको, क्योंकि वो खादिमों के परिवार के और ख्वाजा के वंशज हैं। और जिन लड़कियों की कोई गलती भी नहीं थी उन लड़कियों ने दोस्तों सुसाइड कर लिया इस डर की वजह से कि हमारे घर की इज्जत चली गई। और जिन्होंने ये काम किया उनकी इज्जत गई नहीं, उनको पूरी इज्जत मिल रही है आज के समय में जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं हो। यही हमारे समाज की डार्क रियलिटी है। जिनकी कोई गलती नहीं थी उनको डर था कि हमारी इज्जत चली जाएगी, और जिन्होंने ये काम किया वो खुलेआम घूम रहे हैं, इज्जत मिल रही है उनको। और यही बात हमारे जुडिशियल सिस्टम के लूप होल्स को दिखाती है कि कैसे इतना बड़ा कांड करने के बाद भी सिर्फ 5, 6 या फिर 7 सालों में फारूक चिश्ती जेल से बाहर आ गया था। उसने अपने पागल होने का सर्टिफिकेट बनवा लिया और कोर्ट ने कह दिया कि अब इसने बहुत सजा काट ली है तो इसको अब छोड़ दो। इसी वजह से दोस्तों आज वो अजमेर में खुलेआम घूमता है जो उसका मास्टरमाइंड था। ये मूवी इन लूप होल्स को दिखाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि लोगों तक असलियत पहुंचनी चाहिए ताकि कुछ चेंजेस हों। लोग बागे रियलिटी जाने की हमारी सोसाइटी कैसी है और हमें क्या चेंजेस करने चाहिए और किसके खिलाफ करने चाहिए। यार जिसकी कोई गलती नहीं है वो सुसाइड कर रही हैं, और जिसकी गलती है वो आज भी इज्जत से जी रहे हैं। मूवी ये दिखाए, ना कि हिंदू मुस्लिम दिखाएं, क्योंकि जो शिकार हुई थी लड़कियां वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही थी। हो सकता है क्रिश्चियंस भी हो, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं था, कोई भी हो भले ही। यार हमारा सिस्टम कितना कमजोर है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाओ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। जिन लड़कियों के साथ ये गलत काम हुआ था आज से 30 साल पहले, वो लड़कियां अब दादी नानी बन चुकी हैं, और वो लड़कियां आज भी कोर्ट में आती हैं अपने बयान देने के उनके साथ उस वक्त क्या हुआ था। ऐसा
करके उनके जख्मों को कुरेदा जाता है। इसी से तंग आकर एक लड़की कोर्ट रूम में चिल्लाई और कहा कि 30 साल हो चुके हमें कोर्ट के चक्कर काटते काटते, हमें अब छोड़ दो, हम अब दादी नानी बन चुकी हैं, हम क्या जवाब देके आए कि हम कहाँ जा रही हैं, कब तक हम कोर्ट के चक्कर काटती रहेंगी। और ये बात सुनकर कोर्ट रूम में सन्नाटा फैल गया, जज की बोलती बंद हो गई। इस रियलिटी को दिखाई ये मूवी, तब इस मूवी का बनना सफल होगा और मैं तभी सफल मानूंगा। हिंदू मुस्लिम करके तो दोस्तों केरला स्टोरी खूब कमा गई, लेकिन जो रियलिटी दिखाती है वो दोस्तों रिस्पेक्ट कमाती है। अगर मूवी अच्छी हुई तो दोस्तों लोग बाग सपोर्ट करेंगे और मूवी कमाई भी पक्का कर लेगी। अब अगर टीजर की बात करें तो दोस्तों टीजर में दिखाया गया है कि किसी लड़की के पास फोन आता है, फिर किसी दूसरी लड़की के पास भी फोन आता है और उनको फोन पे धमकी दी जाती है कि मैं तुम्हारे फोटोस अखबार में छपवा दूंगा, और फिर लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं। तो कहानी कुछ ऐसी ही है जो मैंने आपको बताई, और टीजर में ये बोला भी गया है कि हम रियलिटी ही दिखा रहे हैं। अगर इसकी स्टार कास्ट की बात करें तो आपको दे दनादन वाले मनोज जोशी, आपने कई वेब सीरीज में देखा होगा इनको, इनका नाम है राजेश शर्मा, ये भी इस मूवी में है। मिर्जापुर में जो गुड्डू भैया की मम्मी थी अलका अमीन, वो भी इस मूवी में है। मूवी में आपको सयाजी शिंदे भी देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं। मूवी को डायरेक्ट किया है पुष्पेंद्र सिंह ने। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए जरूरत होती है मोटिवेशन की, जो कि आपके सब्सक्राइब करने से मिलता है हमको। तो प्लीज यार कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।